इश्यूज बड़े मजेदार हैं जी, दो तीन बड़े अहम इश्यूज हैं। सबसे पहले ये कि एहतसाब के हवाले से पिछले एक साल के अंदर बहुत शोर रहा है। हुकूमत कहती रही हमारे बनाए हुए केसेस नहीं है, पहले के हैं। एक मामला जो कि अपने तहत मौजूद रहा वो ये था कि जो कानून है, नैब कानून है, नैब के जिसके तरीके से जिसके अंडर गवर्न करता है, इसके अंदर काम करता है, जो नैब को गवर्न करता है, क्या वो कानून तब्दील होना चाहिए? दो जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी अपने अदवार के अंदर उन्होंने कोशिशें भी की, बात की, लेकिन नीयत नज़र नहीं आई, इंटेंट नज़र नहीं आई, लिहाजा कुछ हुआ नहीं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी चलती रही। अब जब वो रिसीविंग एंड पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं। फाइनली ये फैसला किया गया है कि क्योंकि ऐसा वक्त आ गया है कि जेन्युइनली ब्यूरोक्रेट के समझते हैं कि हम काम नहीं कर सकते इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, लिहाजा कानून तब्दील कर दिया जाए। अब जो कहा जा सकता है कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं जो कि सामने आई हैं, आज वफाकी वज़ीर कानून जनाब फ़रोग नसीम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो बातें उन्होंने कही हैं और जो उस पर एतराज़ आया है वो बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर बात हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो मामलात चल रहे हैं, जो केसेस चल रहे हैं, जिन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, और क्या उनका भी फ्यूचर एट स्टेक हो सकता है? क्या वो फ़ायदा हो सकता है उनको इस कानून की तब्दीली में? क्या ऐसा मुमकिन है? इस पर भी बात हो सकती है, हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और मामला जिसकी बहुत शोर जिसका हमने सुना वो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साहब की एक वीडियो के हवाले से था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो भी मामलात अनफोल्ड हुए, इवेंचुअली वो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला महफूज कर चुकी है, लेकिन क्या इस तमाम मामले को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई फॉर्मल दरख्वास्त दायर की है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि क्योंकि ये मामलात सामने आ गए हैं, लिहाजा उन्हें कोई बेनिफिट मिले, उनकी सज़ा ख़त्म हो, रीट्रायल हो? कुछ ऐसा मुमकिन है या नहीं? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस समाअत कर रहे थे तो कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स देखने को मिले। इस हवाले से बात करेंगे। और एक और बहुत बड़ा और अहम इशू वो है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से। हर एक को पता है, सारा दिन आप जियो न्यूज़ पे देखते रहते हैं कि आजकल कराची के अवाम जिस फ्लाइट का सामना कर रहे हैं वो है कराची का कचरा। कराची के अंदर और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिनके बारे में बात हो सकती है, लेकिन कराची के अवाम जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। हालिया बारिशें हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिंध हुकूमत ने कितना काम किया, क्या इख्तियार है, क्या नहीं है, मेयर कराची क्या कहते हैं, उनके खिलाफ फिर क्या बातें होती हैं। सो एक आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है, उसके खिलाफ दूसरा व्यू पॉइंट भी मिलता है, तो उस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं करा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी आकिब अली भाई साहब इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब आपका, आपने वक्त दिया। और शैला राजा साहबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं कराची से, कुछ देर में उनसे भी हम बात करेंगे। आप उन्हें देख पा रहे हैं, वो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन डेवलपमेंट, सिंध कैबिनेट का हिस्सा हैं। कराची के हवाले से उनसे भी बात होगी, लेकिन ज़रा सबसे पहले बात हो जाए एहतसाब के अमल की और ख़ास तौर पर उस कानून की। अब बात यह है, मैं ज़रा भाई साहब शुरू कर देता हूँ। भाई साहब आपने वैसे ज़रा हाना में मुझे बताइएगा, आज फ़रोग नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसके मदरजात आपको कोई याद है, समझ आई? मैं चूँकि 7 बजे से शोज़ पे हूँ तो मैंने पूरी तरह तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने टीवी पे जो उसके चले हैं, जो भी अखबार खबर में आए हैं वो मैंने सुने, और कुछ 1-2 डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन मैंने पूरी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ी। ठीक, लेकिन अगर जो भी आपने सुना या जिस तरह भी आपका जो उसके अंदर ओपिनियन है, अब जो कानून मौजूद है उसके अंदर तो किसी को ये मेरे ख्याल में दो राय नहीं है कि उसके अंदर सुकुम मौजूद थे, पहले भी मौजूद थे, इन जमातों ने किया नहीं, वो इनकी गलती है। वो एक डिबेट मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब जो आप प्रपोज कर रहे हैं उसके ऊपर रज़ा रब्बानी साहब की तरफ से एक बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि ये बदनीति पर मबनी है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट से तो ये एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है कि ब्यूरोक्रेट तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ी हॉस्टाइल है, नैब पकड़ के ले जाती है, मुझे क्या पता कल मेरे साथ क्या हो, लिहाजा एक कानून तब्दील होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सुकम है। सो निजी तबका भी साइड पर हो गया, ब्यूरोक्रेट भी साइड पर हो गया, लेकिन सियासतदान को आप उसी तरह उसके ऊपर ये एक डैंगलिंग सोर्ड मौजूद रहेगी। कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ बदनीति पर मबनी है, और यह भी ओपिनियन मेकर्स कह रहे हैं कि इसका नुकसान आपको भी होगा once your government ends its tenure। मुनीब साहब, ये अच्छी बात है कि हम समझते हैं कि नैब जैसे नैब भी चले
और एहतसाब भी चले, और लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इकॉनमी पे या आपकी डे टू डे प्रोसेस पे वो ना हो। जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि उनको करप्शन की इजाज़त है। उनके लिए जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, एंटी करप्शन लॉज हैं, या जो बड़े बड़े स्कैम हैं उसमें इनडायरेक्टली वो आ जाएंगे, लेकिन वो ऐसे स्कैम्स जिसमें सियासतदान इन्वॉल्व हैं। और ख़ासकर हम समझते हैं कि पाकिस्तान, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम ये मैंडेट लेके आए कि पाकिस्तान को पिछले 10 सालों में बहुत लूटा गया, पाकिस्तान पे कर्ज़ों के अंबार चढ़ाए गए। हम एक तरफ तो वो मुझे एक बात है भाई साहब, कोई सियासतदान किसी ब्यूरोक्रेट की मर्जी के बगैर, उसकी कनाइवेंस के बगैर, उसके साथ के बगैर करप्शन कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दें। आप भी हुकूमत में, आपके बहुत से दोस्त मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, कल आप भी मिनिस्टर बन सकते हैं। देखें, अल्टीमेटली जो मिनिस्टर होता है उसके पास इख्तियार होता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसको ट्रांसफ़र कराने का या आगे पीछे प्रेशराइज करने का इख्तियार रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स ने काम करना होता है, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी ये पॉलिटिशियन की है जो डिसीजन मेकर है। और अगर वो ब्यूरोक्रेट कोई काम करता है तो उसका भी अगर कोई जुर्म है तो वो उसमें शरीक है तो है। लेकिन जब तक ऊपर से हमारा एलिगेशन ये है कि आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के नीचे एक पूरा करप्शन का नेटवर्क था जो आज एक्सपोज हो रहा है। इनके लोग अप्रूवर बन रहे हैं, इनके अपने अपने लोग जो है वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, सबूत आ रहे हैं। लिहाजा हम तो चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कम अज़ कम पिछले 10 साल और पिछले जो माजी में जो करप्शन हुई है उसका तो ठीक करने का या उसको एक्सपोज करने का हम मैंडेट लेके आए। और अगर हम भी पकड़े जाते हैं, सर आप तो ब्यूरोक्रेट को बीच में से निकाल रहे हैं। आप तो फिर वो आप वसीम साहब फरमा रहे हैं मेगा करप्शन केसेस के लिए, यानी ब्यूरोक्रेट को आपने निकाल दिया। चलो निजी शोबे के लोगों को जिनका पब्लिक ऑफिस होल्डर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है तो चले निकाल दें। ब्यूरोक्रेट जो कि फंक्शनरी है, इस हुकूमत को, किसी भी मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क को चलाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। बहुत अच्छे साफ सुथरे लोग, ऑनेस्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका जो कॉन्डक्ट है वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो आप तो सिरे से सबको ही निकाल रहे हैं उसमें से। मुनीब साहब जो बिजनेस कम्युनिटी को निकाल रहे हैं वो एक आपको पता है कि इन्वेस्टर के लिए एक थोड़ा सा टेरर फैक्टर था। वो समझ आती है, जो मेनली बिजनेस कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं वो टैक्स इवेजन के इश्यूज हैं, उनके दीगर इश्यूज हैं, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं हैं और उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट उस तरह का नहीं होता। लिहाजा उनके जो मामलात हैं वो FBI देखेगा। बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जो एग्जिस्टिंग उनके करप्शन के लॉज हैं, एंटी करप्शन के जो डिपार्टमेंट हैं वो उनको देखेंगे। पॉलिटिशियन जो है वो माजी में भी, और ये भी हो सकता है हमारे भी लोग करप्शन कर रहे हों, लिहाजा उनके पास मेगा करप्शन करने का अथॉरिटी होती है, वो ज़्यादा उसका इख्तियार होता है। लिहाजा नैब जो है उसको हम बड़े करप्शन केसेस के लिए कर रहे हैं, और छोटे जो करप्शन के केसेस हैं वो एग्जिस्टिंग आपके जितने एंटी करप्शन इदारे हैं वो करेंगे। और अगर इसमें कोई सुकम रहता है तो इसको लॉ को फिर भी अमेंड किया जा सकता है फ्यूचर में। नहीं, बट जितनी देर लग चुकी है, वैसे पिछली दो हुकूमतों ने, दो जमातों ने नहीं किया। लेकिन मैं ज़रा शैला राजा साहब से पूछ लेता हूँ, फिर तारड़ साहब का भी ओपिनियन लेंगे। लेकिन शैला राजा साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि बदनीति पर मबनी क्यों लगता है आपकी जमात को? जाहिर बात है ब्रदर अवारी साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, कानून को भी समझते हैं, ये बदनीति क्यों नजर आती है? मेगा करप्शन केसेस ठीक है होगी, अगर उनके ऊपर अगर नैब का हाथ जाए बिल्कुल ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स को, कारोबारी शख्सियत को अगर हुकूमत निकाल रही है इसमें से, वो ये नहीं कर रही कि हम ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब नहीं करेंगे। वो कहते हैं उनके लिए एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स मौजूद हैं सूबों के अंदर, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं, वफाक में भी की जा सकती है। लेकिन नैब के परव्यू से निकाले जाने की तजवीज़ है या प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, उन पर काम हो रहा है। बदनीति कहाँ से आ गई इसमें? अच्छा, आपको मुनीब याद हो तो थोड़े दिन पहले जरदारी साहब ने कहा था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती जी। उस वक्त इन्हें समझ नहीं आया था। इन्होंने कहा अपने लिए बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं। आज इन्हें समझ आ रहा है और हम इन्हें यही बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ताजिर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और ताजिर जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारे मसाइल हैं। आज ये ताजिर के टैक्स के ऊपर भी बात करने को तैयार हो गए। तो बात ये है कि इनको पता ही नहीं है, इनके पास विजन ही नहीं है। अब अगर बात इन्होंने ये की है कि ब्यूरोक्रेट्स, तो भाई आपने तो पहले ही ग्रेड 21 और जो वज़राए ख़ारजा हैं और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी तो आपने तनख्वाह भी 25% इंक्रीज़ की है। और दूसरी बात जो है वो ये कहना चाहती हूँ मैं कि मेगा करप्शन का केस क्या बलूचिस्तान के जो एक ब्यूरोक्रेट थे वो नहीं था कि मशीनें थक गई थी?
और मैं मुश्ताक रईसानी साहब, वो जो बिहार में फाइनेंस सेक्रेटरी थे वहाँ के, मुश्ताक रईसानी नाम था, क्या नाम था मुझे याद नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि करप्शन जो है ये प्रोविंशियल टॉपिक है और प्रोविंस में एंटी करप्शन के अंडर आता है। हम पहले भी सर पटकते रहे और आज भी पटकते हैं कि नैब का जो कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है, जो कि नहीं ठीक हो गया, मतलब चले ठीक, हम यही कहेंगे कि सियासतदानों के अगेंस्ट है और अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा। पहले PMLN को नहीं समझ आता था, हम नहीं, लेकिन इनको तो आ रहा है ना, ये तो तब्दील, ये इनको तो आ रहा है, ये तब्दील कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स को कारोबारी शख्सियत को निकाल रहे हैं, हमें दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कानून इनका था होता नहीं, हमें दे रहे हैं, हम तो तब्दील कर रहे हैं। देखिए हम ना, हमारा था, परवेज़ मुशर्रफ लाए थे जिसके पोलिंग एजेंट रेफरेंडम में इमरान नियाजी थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुकूमतों का काम होता है पॉलिसी देना। आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। आप काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुके, प्रोग्राम में भी यही करते हैं, पाकिस्तान का भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और प्रोग्राम में भी फजूल बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फजूल बात है, आपने एक बात की है, पॉलिसीज कानून का जिम्मा आप लगाएं, हम पे क्यों लगा रहे हैं? मुनीब साहब, अगर आप इन्हें खामोश नहीं कर सकते, मैं प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। इनकी तब्दीली सिर्फ ये है कि इलेक्टेड गुजरा, इनके घर चले गए, वो बेचारे खामोश हैं और सेलेक्टेड इनके वजीर हैं। मैं अब्बासी साहब को दरख्वास्त कर रहा हूँ, वहां दूर बैठे हैं, मैं जैसे आप दूर बैठी है वो भी दूर बैठे हैं। भाई साहब उन्हें बात मुकम्मल करने दीजिए, वो देखिए मैं ये कह रही हूँ कि हुकूमतों का काम होता है पॉलिसीज देना। हुकूमत के पास टेक्निकल जो है एक्सपर्टीज़ नहीं होती और दुनिया भर में ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है कि टेक्निकल साइट्स को वो करें कि हुकूमत की जो पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या तरीक़ाकार जो है वो आएगा जो लीगल वे में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्यूरोक्रेट्स के बिल्कुल मासूम हैं या कुछ हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है और पाकिस्तान का जो मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है कि नैब के परव्यू के अंदर रहना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को? आपका तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू यही हुआ कि सिर्फ सियासतदान को नहीं होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, मैं तो नैब के खिलाफ हूँ। मैं ये समझती हूँ कि नैब को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि वो सिर्फ ऑपोजिशन को फोकस करे, क्योंकि अभी तक यही कहा गया कि 35-40 साल से जो लोग हुकूमत में, हालांकि वो सारे उनके साथ बैठे हैं PTI के, ठीक हो गया। लेकिन नैब ने ये नहीं किया कि 10 मिनट में जिन पे हाथ डालने से हुकूमत गिर सकती है उन पे हाथ डाला जाए। और अब तक हमने ये देखा कि चाहे डॉक्टर आसिम हो या बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हथकड़ियाँ लगा के पेश किया गया या जिनकी लाशें मिली, उन पे नैब कुछ साबित नहीं कर सकी। ठीक हो गया, चले वो तो कॉन्टेक्ट के ऊपर बात आ गई ना। मैं जरा कानून की बात कर रहा था, मैं इसके ऊपर दोबारा आता हूँ। मैं वो जो तरीकाकार है उस पर आ जाते हैं कि अरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो तरीकाकार के ऊपर है। तार साहब आप कानून को भी समझते हैं, जरा ये बता दीजिए, ये हुकूमत जो कर रही है पीपल्स पार्टी को, वो कह रही है वो तो नैब के तरीकाकार के उसके मुखालिफ है। मैं कानून की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें आपको बदनीति नजर आती है? इसमें बदनीति वाला एलिमेंट क्या है? बदनीति वाला एलिमेंट मुनीब साहब ये है कि फ़रोग नसीम साहब की एक स्टेटमेंट 26 अप्रैल 2019, ठीक 2 मई 2019, ये 2 डेट्स हैं, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, ऑपोजिशन को रीच आउट किया गया। हमारी तरफ से उसमें सरदार अयाज सादिक साहब को और राना सनाउल्लाह खान साहब को उस कमेटी का मेंबर बनाया गया और उस कमेटी का सोल पर्पस ये था कि नैब लॉ के अंदर जो आर्बिट्ररी क्लॉजेज हैं उनकी अमेंडमेंट्स जो हैं वो तजवीज़ की जाएं और फिर उसको हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये कोई इतना सीरियस एफर्ट नहीं है और अगर इस बिल को पास करवाना भी है तो यू मस्ट रीच आउट। आप गवर्नमेंट हैं, आप एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में हैं, आप रीच आउट करें अपोजिशन को। दूसरी बात मुनीब साहब, जो लॉज होते हैं विच आर अप्लीकेबल थ्रू आउट दी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान, आप भी इस बात को समझते हैं। देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस का फ़र्क है। अब पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं कि मिनिस्टर जो है वो किसी फाइल को 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता। दी ब्यूरोक्रेट्स आर एम्पावर्ड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, मिनिस्टर्स की पावर नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो बिल्कुल उलट हैं, उधर मिनिस्टर्स एम्पावर्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स एम्पावर्ड नहीं हैं। तो ये क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं जो दोनों जगह एप्लीकेबल होंगी और सही बंदे को जो है वो अकाउंटेबल होल्ड कर सकेंगी। दूसरी बात ये, इसकी आर्बिट्रेरीनेस के हवाले से अगर आप बात करें तो 90 डे रिमांड
90 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो कत्ल का भी नहीं होता। हाँ, सही बात। इसके रूट्स अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आयरलैंड में जब वो IRA का इशू उठा, तो जब टेररिस्ट को पकड़ना होता था और उनको खदशा होता था कि किसी टेररिस्ट को, बिकॉज UK के कोर्ट सिस्टम बहुत एफिशिएंट हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत आला है, तो वहाँ पे उनको खदशा ये होता था कि कहीं किसी को बेल ना मिल जाए। तो ये 90 डे रिमांड उन टेररिस्ट को डिटेन करने के लिए बनाया गया था। इसकी ओरिजिन्स और रूट्स जो हैं वो उस लॉ के अंदर हैं। तो देखिए, अगर इसमें सीरियसनेस होती इन अमेंडमेंट लाने के हवाले से, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाता। पार्लियामेंट में देखिए ना, आपकी इतनी कथा कलामी होगी। ये जो बातें इसके अंदर कही जा रही हैं कि जो अरेस्ट का मामला है शायद उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो अदालत का उसके अंदर इख्तियार हो, ट्रायल कोर्ट बेल का भी एग्जैक्टली इसमें कहा गया है। आज लॉ मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो बेल है वो आपको ट्रायल कोर्ट के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो दे दे। ठीक है, रिमांड वाली बात आपने ठीक की है, सुकम मौजूद है, इम्यूनिटी के भी मैटर्स बिल्कुल मामलात है। लेकिन ये जो फर्क किया जा रहा है कि भाई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके हवाले से रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा कि इनको इसके परव्यू से निकालें, उस पर उन्होंने कहा कि ये बदनीति है, सियासतदान को सिर्फ कॉर्नर किया जा रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि कोई सियासतदान क्या ब्यूरोक्रेट की कनाइवेंस या मर्जी के बगैर करप्शन कर सकता है? मैं इसको ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। इस वक्त लॉन्गेस्ट सर्विंग आपको टेन्योर का पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है? वो आहत खान चीमा है, हुज अ ब्यूरोक्रेट। ठीक। सेकंड नंबर पे कौन है? उसका नाम है बिलाल किदवाई। ही इज़ अ यंग चैप, शिकागो से पढ़ा हुआ है, लम्स ग्रेजुएट है, उसको भी 1.5 साल हो गया है, अभी अंदर है। इम्तियाज़ हैदर साहब में हमारे CEO थे PLDC के। तो बात ये है कि जो नैब में जो नैब फवाद हसन फवाद साहब है फॉर दैट मैटर, मतलब आप देखें कि वो आज भी, मैं कोर्ट में था, हम रोज़ ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं, तो नैब लॉज के अंदर जो सुकम है वो इक्वली अप्लाई करती है ब्यूरोक्रेट्स को और पॉलिटिशियंस को। और इसके अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई वो उन ब्यूरोक्रेट्स के साथ की गई कि जिन्होंने एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में की पोजीशंस पे सर्व किया था। सो ये सारा कनेक्टेड है, आप इसको बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर सकते कि जी पॉलिटिशियन जो है उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है या ब्यूरोक्रेट को किया जा रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अ सिस्टम जिसमें एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, पॉलिटिशियन भी और ब्यूरोक्रेट भी। अब जो सवाल शैला रजा साहिबा ने उठाया, देखिए अब तक मुझे ये बताइए कि PTI के सब्तैन खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, शॉर्टेस्ट फिजिकल रिमांड 18 दिन का उनका है। मालम जब्बा का केस पेंडिंग है, हेलीकॉप्टर केस हमें पता ही नहीं है कि वो बंद हो गया या अभी तक खुला है, उस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। खुसरो बख्तियार साहब के केसेस पेंडिंग है। खान साहब तो बड़ी तकलीफ से गुजरे, अलीम खान साहब तो कह भी दिया, बट अब अलीम खान साहब जिस तकलीफ से गुजरे, एक तो गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया कि 100 दिनों में से 80 दिन प्रोडक्शन ऑर्डर, रात 10-10 बजे जेल जा रहे हैं, हमने खुद देखा। उसके बाद वीक प्रोसिक्यूशन की जाती है और बेल ग्रांट हो जाती है। उसके बाद मैं कोर्ट्स को दोष नहीं देता, बट देखिए जब वीक प्रोसिक्यूशन पेश की जाएगी तो ऑब्वियसली मुल्जिम को फायदा होता है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करूं कि जो ट्रायल कोर्ट है वो या कन्विक्ट करता है या अक्विट करता है। अब अगर बेल की पावर ट्रायल कोर्ट के पास नहीं होगी तो देखिए फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। एग्जैक्टली उन्होंने कहा, मगर देखिए उस पे इस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी बड़ी थिन है। देखिए ये 10 सीटों ये कह रहे हैं कि द फैक्ट दैट दे हैव नॉट रीच्ड आउट टू यू, ये बदनीति जाहिर करता है। बट ओवरऑल और दूसरा एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं कि जो पिछली पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस कहां हैं? ठीक है, हमने सबमिट कराई थी, और उसका क्या बना, वो अवाम के सामने या मीडिया के सामने क्यों नहीं लाई गई? ठीक, ओके, मैं यहाँ एक ब्रेक शामिल करता हूँ, वापस आएंगे। एक मामला जो कि एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक साहब के हवाले से था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रिजर्व कर लिया है। सो वो मामला अपनी तक कोर्ट के हद तक इंक्लूडेड है, अब सिर्फ अनाउंस होना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के वकला या उनके काउंसिल, उनकी फैमिली, क्या इस हवाले से कोई उन्होंने दरख्वास्त दायर की है? और ये जो कहा जाता था कि ये मामला बिल्कुल इसकी कोई अहमियत नहीं है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फरमाया उसकी अहमियत, और जो रिपोर्ट हुआ उसकी बहुत अहमियत, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अभी ये बात, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा, और ये भी है भाई साहब, ज़रा मुझे इख्तिसार से बताइएगा, क्योंकि मैंने कराची वाले इशू के ऊपर जाना है और उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है। वो ज़्यादा अहम मामला है और जो कराची की आवाम है वो अफेक्ट हो रहे हैं इससे। अब सवाल ये है कि वो अरशद मलिक साहब का मामला था, आपकी जमात कहती रही ये वीडियो जाली है, ये मुस्लिम लीग नून का टैक्टिक है, इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जो भी है। लेकिन एक बात है कि उस वीडियो की फोरेंसिक हुई या नहीं हुई, अटॉर्नी जनरल साहब या कोई और हुकूमत की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया,
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये मियां नवाज शरीफ साहब के काउंसिल ये ले आते हैं ये या इसके बिना के ऊपर कोई दरख्वास्त दायर की जाती है तो मुमकिन है उनके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। कुछ मवाद तो उसके अंदर ऐसा था ना जो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मुमकिन है अगर दरख्वास्त की जाए तो उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये जो पूरा स्टांस था हुकूमती जमात का, हुकूमत का, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है और इसका कोई फ़ायदा PMLN को या मियां नवाज शरीफ को नहीं होगा, क्या आप अब भी यही समझते? मुनीब साहब, ये दो पार्टीज का इशू था। एक जज साहब का कंडक्ट जो है वो डिस्कस हो रहा था कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, वो डिटर्मिन होना था। और एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा ये उसका सबूत है। अब जिन्होंने सबूत देना था वो तो मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब को छुड़ाना ही नहीं चाहते। अगर ये सबूत लेके ये अदालत में चले जाते और साबित करते कि ये वीडियो में जो ये कह रहे हैं वो सही है, तो शायद नवाज शरीफ साहब की, मैं इतना कानून तो नहीं समझता, लेकिन एक बज़ाहिर ये समझ आती है कि शायद उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती। अब दो बातें, ये या तो ये झूठे हैं, जो ऐन मुमकिन है कि ये वीडियो झूठी थी इसलिए ये भाग गए, या फिर ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अंदर रहें और इनकी सियासत रहे। तीसरी बात तो है कोई नहीं, हुकूमत इसमें फरीक तो नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर 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 अदालत को कोई हेल्प चाहिए तो वो इदारे करेंगे। बाकी ये इशू बिटवीन मरियम नवाज शरीफ साहिबा एंड वो जज साहब एंड द कोर्ट है, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें दो ही बातें हैं, या ये झूठा है जो जिस तरह पहले इनके वो कैलेबरी फ्रॉन्ट झूठा था और इनके सारे डॉक्यूमेंट झूठे थे, और अगर डॉक्यूमेंट सच्चा है तो फिर ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जेल में ही रहें ताकि इनकी सियासत जिंदा रहे। ठीक, आपने फॉलो की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुई, जो रिपोर्ट हुई? मैंने ना सिर्फ फॉलो की बल्कि मेरा जो एक जवाब था, मुझे FIA का नोटिस आया और जो FIA ने रिपोर्ट जमा कराई उसमें मरियम नवाज साहिबा का जवाब, शहबाज शरीफ साहब का, एहसन इकबाल साहब का, ख्वाजा आसिफ का और मेरा, ये 5 लोगों का जो है वो जवाब बाकायदा वहाँ पे जमा कराया गया। एंड आई वाज प्रेजेंट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। एंड एक बात जो यहाँ हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ ये है कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जी उन जज साहब को OST किया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, इट वॉजंट देयर परव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाहौर हाई कोर्ट का। सही बात। तो आपने अब तक उनको ये देखें, ये अगर इशू था जज साहब का और PMLN का तो गवर्नमेंट उसमें पार्टी क्यों बनी? और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी हम फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे इसका, अगले दिन वो बयान वापस हो गया, चलें वो हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात शायद पूछी की गई ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी कि इसका फोरेंसिक अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? जी देखिए, उस पे कोर्ट ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की तारीफ की। उन्होंने कहा जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत है आज के दौर में, आप वहाँ से उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेते, क्लियर हो जाता मामला। इसके अंदर इस वक्त जो हमारी स्ट्रैटेजी है, हमारे वकला के साथ मशावरत भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी हुई, अभी भी जारी है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये रिक्वेस्ट रखी थी आला अदलिया के सामने कि जिसका नोटिस लिया जाए और मियां नवाज शरीफ को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। अब नोटिस ले लिया गया है, हम अब वेट ये कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में या जब भी इसका फैसला आता है उसके मुताबिक अपनी लीगल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करें। अभी तक कोई दरखास्त दायर नहीं की गई, अभी नहीं इसको बेस बनाते मैं ऑफिशियली आपको कंफर्म करूं कि अभी तक नहीं की गई। लेकिन ये बात जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि अगर की जाएगी तो मुमकिन है उनके लिए ये फायदामंद साबित हो, तो क्या इंतजार किया जा रहा है इवेंट्स का, फैसलों का? फिर मैं अर्ज करता हूँ मुनीफ साहब, इसमें मामला ये है कि लीगली इफ इट्स राइट, वो जो भाई साहब का आर्गुमेंट है कि अगर ये सच्ची है, 1 नंबर है, इसमें 2 नंबरी कोई नहीं है, कोई शक नहीं, तो फिर अब तक मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत कुछ शायद बेहतर हो सकता था। उसमें हम सिर्फ वेट ये कर रहे हैं कि अदालत का एक तहरीरी फैसला जारी हो जाए जो उन्होंने एक नोटिस लिया था। But that will be about the judge, जी, बट ऑब्वियसली देखे ना वो रिलेटेड है ना जी, वो फिर हमारे केस को अफेक्ट करता है। हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मामला है, हम वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। हम अभी बड़ा केयरफुली ट्रेड करना चाहते हैं, हम अपने लीगल कार्ड शो नहीं करना चाहते, हम इसमें हेस्ट में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। आला अदलिया का फैसला आ जाए, उसके बाद फिर हमारी लीगल टीम बैठेगी और इस पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके आगे वे फॉरवर्ड। मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा, शैला रज़ा साहिबा क्योंकि सिंध काबीना का हिस्सा है, कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, जारी बात है वो कराची की शहरी भी हैं, उनको पता जो कुछ हो रहा है, आई एम श्योर बहुत कुछ अपनी आंखों से भी उन्होंने देखा होगा। लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और लोग इस बात से भी तंग हैं कि जो ब्लेम गेम हो रही है। क्लीन कराची कैंपेन अली जैदी साहब ने शुरू की, वफाकी वजीर हैं, कराची से इलेक्ट हुए हैं और वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने शुरू की, उन्होंने कहा सिंध हुकूमत ने 11 साल में कुछ नहीं किया तो अगले 11 साल भी कराची को साफ नहीं कर सकते। जिम्मेदारी किसकी है, क्या नहीं है, कराची के अवाम क्या कहते हैं, वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, शैला रज़ा साहब से पूछेंगे और भाई साहब से भी कमेंट लेंगे। हमारे साथ रहिए।
शैला राजा साहिबा, आप कराची की शहरी हैं, ज़रा इसको, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है समझना जो कराची की डायनामिक्स को नहीं समझते या उसके जो हिस्से हैं उनको नहीं समझते, ज़रा सादा ज़बान में मुझे समझाइएगा ये जिम्मेदारी किसकी है? मेयर कहते हैं मेरे पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ पर मेरे पास जिम्मेदारी है वहाँ मेरे पास वसाइल नहीं है। अब मुझे बताएं, जो कराची के अवाम है वो आपकी बात सुने, जो रोज़ बातें की जाती हैं, मेयर कराची की बात सुने, बेशक वो फॉर्मर मेयर हैं कराची के मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो मेयर को रगड़ रहे होते हैं, कराची के अवाम जाए कहाँ? जो इतना ज़्यादा इतना गंद है इस वक्त शहर के अंदर और जिसकी बात की जा रही है, उसका जवाब क्या है सिंध हुकूमत के पास? पिछले 5-7 सालों में क्या हुआ इस हवाले से? अच्छा, जहाँ तक कचरे की बात है वो मेयर की जिम्मेदारी नहीं है, डीएमसीज की जिम्मेदारी है। ठीक है, 6 डीएमसीज हैं जिसमें से 4 डीएमसी एमक्यूएम के पास हैं और उसमें पीटीआई के ताउन से ये डीएमसीज उनके साथ हैं, दोनों ने मिल के बनाई हैं। ठीक है, तो ये कचरा उठाना उनकी जिम्मेदारी है। डीएमसी के पास 200 नाले हैं और मेयर साहब के पास 38 नाले। 38 नाले के उनको 50 करोड़ दिए गए थे जिस पे उन्होंने काम नहीं किया। डीएमसीज को भी पैसे मिले हुए और उन्होंने खुद रेजोल्यूशन जब तक वो पास ना करें कि हमारा ये काम सॉलिड वेस्ट को दिया जाए, हम नहीं कर सकते। तो ये मामलात हैं। लेकिन मैं एक बात बताती चलूं कि लास्ट ईयर जुलाई से पहले फैसल वावड़ा साहब ने नैब में एक दरख्वास्त दी थी कि सिंध हुकूमत ने 20 महीने में 16.5 अरब रुपए मेयर कराची को दिए हैं जो इन्होंने नहीं लगाए। और उसमें फिर उन्होंने पूरी बात की थी कि एमसी के अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी दवाओं के मद में क्या हुआ और छोटे छोटे कितने मंसूबे चलने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं चल रहे। लेकिन आज जो है वो अली जैदी शोर मचा रहे हैं। अगर अली जैदी काम कर रहे हैं तो फिर यही कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो नवाज में यहाँ पे मंसूबे चल रहे थे उनको उनके लिए एक पैसा नहीं दिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मंसूबे चल रहे थे जिसको मैं अगर जल्दी जल्दी पढ़ दूं, बीआरटी में इन्हें इस साल 10 बिलियन देने थे, इन्होंने 2 बिलियन दिए हैं। इसके अलावा कराची से लाहौर कराची की अगर सफाई के हवाले से शैला साहब थोड़ा सा फोकस आपका भी रखना चाहता हूँ कि वो लोग ज्यादा आपको सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग वाकई कचरे से तंग है, गंदगी से तंग है, जिनका रोजमर्रा जिंदगी इससे मुतासिर हो रही है। मैं इसके लिए मैं सेवरेज का अगर बता दूं आपको, क्योंकि बारिश के पानी की भी बात हो रही थी जी। कराची का बहुत बड़ा मंसूबा है S3, 36.11 बिलियन का है। इसमें 50% वफाक को देना था। ये ऐसी वफाकी गवर्नमेंट आई है कि ये कह रही है कि हम इस पे काम नहीं करेंगे और इसको भी हम अकेले खुद कर रहे हैं। और 77 MGD सेवरेज के पानी को साफ करने के लिए मारीपुर ट्रीटमेंट प्लांट TP3 को बहाल किया गया है और ये सारे काम हम कर रहे हैं। फिर 25.55 अरब रुपए का K4 का जो मेगा प्रोजेक्ट है उसमें 2 वफाकी हुकूमत ने 6.99 अरब रुपए ये हुकूमत इससे भी मुकर गई, इसने एक पाई नहीं दी। नहीं, और MQM खामोश। इतना बता दीजिए, मैं एक कराची का जो आम शहरी है तो किसी भी जमात का वोटर हो सकता है, मैं वोट ये नहीं बात कर रहा, जो आम शहरी है वो क्या यही सोचता रहेगा या आपसे ये सुनेगा कि वफाक ने ये नहीं किया, उधर मेयर ने ये नहीं किया, उधर सिंध हुकूमत ने ये नहीं किया? देखिए, उसके पास क्या जवाब है? उसके जवाब है उसके मसले का। मैं बात का दो जुमलों में जवाब देती हूँ। हमारा काम है कि हम इनके काम करने के लिए इनको फंड प्रोवाइड करें। पहले जो सिस्टम था इसमें इनको खुद करना होता था, अब हम 95% फंडिंग करते हैं इनको, ये काम नहीं करते। और मैं ये बता दूं कि 1988 कह दें या 84 कह दें, जब से लोकल गवर्नमेंट MQM के पास है और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के अलावा MPA MNAs भी इन्हीं के होते थे, उनको एनुअल बजट मिलता था जो हमारी हुकूमत ने। अच्छा, चले ये आज तक कराची में कुछ नहीं कर सकते। चले, मैं इधर अब MQM की नुमाइंदगी को नहीं है यहाँ पर इस वक्त, लेकिन उनके इत्तेहादी अबाई साहब मेरे साथ बैठे हैं। अबाई साहब, वो अली जैदी साहब की जो कैंपेन है, क्लीन कराची कैंपेन, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कराची को साफ नहीं मजीद गंदा कर रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, वो मैदान में कचरा डाल रहे हैं डंपिंग स्टेशन के बजाय। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मेरा सवाल दोबारा आपसे भी वही है कि फिर ये सवाल कोई पूछेगा तो उसके बाद जवाब क्या है? एक आम जो कराची का शहरी है जो सुन रहा है, शैला साहबा को भी, आपको भी।
असल में कराची मुझसे पूछ रहे पार्टी नहीं मैं भाई साहब से रखा हुआ है, इसलिए कि कराची से इनको वोट नहीं पड़ता, वोट या MQM को पड़ता है या पीपल्स पार्टी या PTI को पड़ा है। और जैदी जो है अली जैदी कराची से MNA इलेक्ट हुए हैं, लिहाजा उनको फिक्र है पीपल्स पार्टी को जी 1 साल में लेट्स अज्यूम इनको पैसे नहीं मिले। ये मेरी बहन बहुत सारे काम गिना रही थी, कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, नाले बंद, जगह जगह पे ताफुन फैला हुआ है। आप बताएं, चले हमने आपको 1 साल में पैसे नहीं दिए, पिछले 5 साल आपके हीरो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसने पिछले साल मरकजी हुकूमत आपकी थी, 10 साल से आप कराची में सिंध में बैठे हुए थे। आप मुझे बताएं सिंध की कोई एक चीज कराची की बता दें, आपने सड़कें ठीक कर दी हो, आपने कोई बस चला दी हो, आपने वहां पे कोई बल्दियाती, आपके बल्दियाती वजीर, जरा मेरी बात सुन लें, जरा बल्दियाती वजीर हैं, आपने किया तो क्या किया है, सुने जरा, आपने किया है तो क्या किया है, आपने ओमनी ग्रुप को तरक्की दी है, आपने जरदारी ग्रुप को तरक्की दी है, आपने अपने घरों की लाइटें लगाई हैं, आपने इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आज कराची में कराची का वोटर, आपने अपनी बारी पे बात कर लिया, मुझे बोलने देना, आपको बड़ा बुरा लगता है आपके दरमियान में कोई बोले तो। कराची में और पूरे सिंध में जितना पैसा आपने 10 साल में लिया है, मैं आपको 20 अरब मिला है, तो 10 साल में जो 200 अरब है वो कहाँ गया, वो हम किस मुर्दे के अकाउंट में से जाके चेक करें, किस फालूदे वाले से चेक करें। तो यही मसला है, इसीलिए ये चाहते हैं कि ये नैब भी खत्म हो जाए, ये करप्शन भी खत्म हो जाए। तो जवाब दे 11 साल के कराची को कचरे का ढेर बनाने का गंदा कर रहे हैं भाई साहब, मैं समझता हूँ। वो कहते हैं मजीद गंदा कर रहे हैं, खुली साइट्स के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये डिबेट सुन के कराची के जो आम आवाम है या एक आम शहरी है वो क्या सोचेगा कि मैं जाऊं कहां। देखें 18वीं तरमीम के बाद मुनीब हमारे पास कोई इख्तियार तो नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो है बल्दियात से इनके अपने वजीर हैं सईद गनी साहब, और बाकी तो जो सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन है, फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ अवेयरनेस दिखा रही है, इनको शर्म दिला रही है कि ये आपने अपने मैंडेट का जो 11 साल पैसे दे आप, वो मैं कह रहा हूँ हम पैसे आपको 1 साल के देंगे, आप पिछले 10 साल का तो हिसाब दें। कराची का पैसा कहाँ गया? वो जो आपने तो ड्यू शेयर ही नहीं दिया, जो 10 साल का पैसा आपने मरकजी हुकूमत से लिया और नवाज शरीफ हुकूमत से लिया, वो कहाँ गया? वो कराची में लगाया, आपने लड़काना में लगाया, कोई एक चीज सिंध में दिखा दें। तो ये सवाए करप्शन के, सवाए ये सिंध के हॉस्पिटल दिखाऊं आपको, आ जाए सिंध के बिजली बनाने का जगह थर्ड दिखाऊं आपको, लेकिन आ जाए सिंध के यूनिवर्सिटीज दिखाऊं। वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, गंदगी तो है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, उसमें गंदगी भी तो है, माजरत के साथ, ये भी तो कोई आके देखेगा। मैं मानती हूँ, लेकिन कराची के अवाम जिनको वोट दे रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे हैं, और जितना हमें मिलता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा कराची का है। अच्छा, सारे 10 साल का हिसाब देना, 10 साल का वो कहते हैं कि आप ये कह रही है कि कराची के गन से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे दे दिए, चाहे अब दिए या पहले दिए, जिनको दिए गए उन्होंने कुछ नहीं किया। आपके पीपल्स पार्टी के पास कम से कम आपका मौकफ मेरे सामने आ गया, यही जवाब है कि कराची को गंदा करने में या उसके इस हाल में होने में कोई नहीं है ताल्लुक आपका। देखिए, मैं एक बात फिर भी कहना चाहती हूँ कि इसके बावजूद हमने रोड सेक्टर्स में बहुत काम किया है, इसका रिकॉर्ड है कि इससे पहले इससे ज्यादा काम नहीं हुआ। कराची के हॉस्पिटल्स को जो है पहले जो चीफ जस्टिस थे वो भी तारीफ आप मैं बहुत आप मोहतरम है, गुजारिश ये है कि यहाँ कंसर्न इस वक्त आज सवाल कराची की गंदगी के हवाले से है। प्रोविंशियल कैपिटल भी वो है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर आपके वज़ीर आला होते हैं वो गंदा है, तो सवाल तो लोग उठाएंगे। फिर भी हमने अली जैदी से कहा है कि हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, वो जितनी रोज बयानबाजी चल रही होती है, अल्लाह करे एक दूसरे की मदद करे। तारड़ साहब, आपने वो ये बहुत बयान देते हैं, काफी काम किया सॉलिड वेस्ट पे। देखिए, सॉलिड वेस्ट जो है ना, ये बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनको कह दें। इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट हैं। अब देखें, हमने इवन हॉस्पिटल वेस्ट विच इज़ टॉक्सिक वेस्ट, और पाकिस्तान के अंदर हाइजीन स्टैंडर्ड्स के हवाले से उसका कोई सिस्टम नहीं है कि उसको किस तरह आपने रेगुलेट करना है। एवरी हॉस्पिटल इज सपोज टू हैव एन इंसिनुएटर, जहाँ पे वो वेस्ट जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। हमने कंपनी बनाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टर्की से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मशीनें इधर आई, हॉस्पिटल वेस्ट अलग डील हुआ, लैंडफिल साइट बनाई, मॉडर्न मशीनरी लाई जो सड़कें भी साफ़ करे, बाकी वेस्ट का भी डिस्पोजल करे। हुआ क्या, इन्होंने 56 कंपनियाँ करते करते वो सारा काम जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिया। आप अब उन मशीनों की हालत देखें जो हमारे दौर में आई थी, और जो सॉलिड वेस्ट का सिस्टम बना था वो ख़राब हो चुका है।
पीटीआई की गवर्नमेंट एक टिपिकल एग्जांपल है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का। आप मुझे ये बताइए कि ये कहते जी हमें आए हुए साल हुआ है, तो ये 6 साल से जो केपीके की हुकूमत है वो बीजेपी की थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो आपने पेरिस बनाया है खड्डे खोद खोद के पेशावर को, वो किस चक्कर में बनाया है? पेशावर के अंदर मेरे हाल में गंद है, वो एक दफा हामिद मीर साहब ने दिखाया था, उन्होंने खैर कराची का भी दिखाया, उन्होंने लाहौर का भी दिखाया। बाय द वे आप गंद तो छोड़ दें, एक तरफ है जो 100 अरब रुपए की अभी तक मेट्रो है, वो मेरा ख्याल है शायद अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए, हमारी दुआ है पेशावर की शहरियों को सहूलत मिले, बट वो क़यामत तक कंप्लीट होती नजर नहीं आती, 100 अरब से तजावज़ कर गई है। दूसरी जो मैं मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आप पंजाब में देखें, अभी इन्होंने लाहौर की मेट्रो बस की टिकट जो है वो 20 से 30 रुपए कर दी, और खामोशी के साथ पिछले हफ्ते इन्होंने MPS की तनख्वाहें बढ़ा दी। यानी एक MPA की तनख्वाह, बिकॉज आई कैन टेल यू दिस बिकॉज मेरा सगा भाई छोटा MP है, उसके अकाउंट में जो इस तरह तनख्वाह आई है 82,000 रुपये तनख्वाह थी, इस महीने उसको 1,82,000 मिला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 373 MPAs है, सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है, अस्पतालों में आपने आउटडोर पे फीस लगा दी, एमरजेंसी पे फीस लगा दी, टेस्टों पे फीस लगा दी। गरीब आदमी मेट्रो बस पे 1.5 लाख मुसाफिर एक दिन में सफ़र करता है फ्रॉम गज्जू मत्ता टू काना टू शदरा, उसकी आपने किराया बढ़ा दिया, सब्सिडी खत्म कर दी, साथ ही आप MPS की तनख्वाह कम कर दी 20 से 30 रुपए कर दी, साथ ही आपने MPS का डेली अलाउंस जो है वो 3,000 से 6,000 कर दिया, और मंथली तनख्वाह 82,000 से 1,75,000 कर दी। क्या जो MPA है, आप मुझे खुद बताइए कि एक MP जब इलेक्शन कैंपेन करता है 1.5-2 करोड़ मिनिमम खर्चा है उसका, और वो कहीं ना कहीं तो खर्च करता है ना, साहिब हैसियत होता है। तो अभी तक इस बात का जवाब नहीं आया कि अगर पब्लिक एक्सचेकर पे इतना बर्डन है और आप ये पैसे ठीक तरह से नहीं लगा सकते हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, तो आप MPS की तनख्वाहें साथ बढ़ा रहे हैं। बड़ा वैलिड सवाल है। अभी हमारे पास पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी होती अगर भाई साहब को कहीं जाना है, लेकिन मैं हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं शहर साहिबा आपके पास दोबारा आऊँगा कराची के हवाले से। देखिए, अब मैंने शुरू में भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप कराची की शहरी, आप उस तकलीफ को भी समझती होंगी, जब कचरा गंद देखती होंगी आपको भी बुरा लगता होगा। अभी बिल्कुल बड़ी गुजरी अल्लाह लोग कुर्बानी भी करते हैं, एक पूरा तरीकाकार है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, उन दिनों बारिशें भी हो गई, मामला एग्रेवेट हो गया। बट सवाल मेरा बार बार यही है कि क्या किसी स्टेज पर जाकर कोई, आप ये अपने आप को डिसोसिएट तो नहीं कर सकते, या तो प्रोविंशियल कैपिटल ना होता कराची, चीफ मिनिस्टर कहीं और बैठते, ये एक ऐसा शहर होता जहां पर, जैसे मिसाल दे देता हूँ, हैदराबाद होता, जहां पर किसी एक पार्टी का मैंडेट होता है, किसी का भी होता, आप कह सकते थे कि वहां पर जिन लोगों का मैंडेट है उन्हें करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, सूबाई काबीना यहाँ मौजूद है, प्रोविंशियल कैपिटल यहाँ से फंक्शन कर रही है सिंध हुकूमत, वहां के अगर ये हालात है तो उसकी परसेप्टिव वैल्यू क्या है, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? देखिए, या तो हम फिर ये करें जो हमारे साथ ये दूसरी फेडरल गवर्नमेंट कर रही है कि हम इनके जो ड्यू शेयर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, हम इनको वो ना दें और सारा सिस्टम खुद संभाल लें। अगर या तो फिर हम ये करें, अगर हम ये करेंगे तो फिर ये बोरियों में पत्थर भर भर के नालों में डाल देंगे। मसला सारा इतना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जिन DMCs का जिक्र कर रहे हैं वो किसके अंडर है? वो मेयर के अंडर नहीं है तो वो किसके अंडर? आप कहती हैं कचरा उठाना DMCs का काम है, DMCs के ऊपर कौन है? जी, DMCs को हमारा काम है फंडिंग करना। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि ये लोग क्यों नहीं काम करते? ये अवाम के इलेक्टेड लोग हैं और आज से नहीं है, और कोई काम करे तो उस जगह बोरियों में पत्थर डाल के वो नाले बंद किए जाते हैं, रजाइयां डाली जाती हैं, लकड़ी के टुकड़े बोरियों में डाल के वो नाले बंद किए जाते हैं। चले, ये कराची में कौन लोग थे मुसलसल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, और अब भी ये किसने नालों पे कच्ची आबादियां बनाई? ये चाइना कटिंग किसने की? ये नालों के बहने के रास्तों को तंग किसने किया? ठीक हो गया, चले, ये तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी ना। चले, लेकिन आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, ये तमाम बातें जो आपने की हैं ये भी अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जो लोग इतनी बारीकियों को नहीं समझते, जो मुनीब साहब, मेरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ड्यूटी थी जी, और काम हो रहा था, लेकिन नालों का बहाव हम पूरा नहीं खोल सकते थे, क्योंकि आगे अगर हम नालों का बहाव पूरा खोल देते तो आगे जो नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई है उन घरों में पानी जाता। तो ये इनको बसाया भी तो इन्हीं लोगों ने है ना। बस चले, जिन्होंने कोई टाउन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अगर नहीं अडॉप्ट किया गया, ये भी एक बहुत अलमिया की बात है, और ये कराची में नहीं है,
इस वक्त हम लाहौर में बैठे हैं, यहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं, बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल हुकूमत में जो लोग हैं, लोग सवाल उनसे ही पूछते हैं। कराची की आवाम भी आपसे ही पूछेंगे, सिंध हुकूमत से पूछेंगे, मेयर कराची से पूछेंगे, अली जैदी साहब के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनसे पूछेंगे, सईद गनी साहब के लोग उनसे पूछेंगे। जवाब तो हुकूमतों नहीं देना है, या जो हुक्मरान है उन्होंने देना है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दूसरी जगह देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।